नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू वर्मा जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम विलयनों में जो विलेयता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अनुसार हम जानते हैं कि जो विलयनों की विलेयता है उसके लिए लासटेलिय ने एक नियम दिया था। और लासटेलिय ने नियम क्यों दिया था? क्योंकि लासटेलिय का नियम जो है वो विलेयता द्रवों की गैसों के आधार पर जानकारी देता है कि भाई यदि किसी गैस में कोई विलायक के कण जो द्रव है वो गैस के अणु द्रवों में किस आधार पर घुलती हैं, उनके आधार पर यहाँ पर एक जानकारी दी थी, एक नियम दिया था, वो था लासटेलिय का नियम। इस नियम के अनुसार सबसे पहले हिंट जो हमें याद रखना है वो है कि जो विलयन की विलेयता है, मतलब द्रव विलायकों में गैसों की विलेयता। ध्यान रखना बेटा कि इसमें हमें पढ़ना क्या है कि जो द्रव विलायक हैं वो गैसों को किस आधार पर मिलाते हैं। जैसे जो गैस है वो द्रव में कैसे मिलती है कि भाई जैसे हमारा जल है, पानी है, जल में O2 या HCl या H2S या NH3 आदि गैसें किस आधार पर घुलती हैं। जैसे तो ये तो हम जानते हैं कि एग्जाम्पल में कि जल में ऑक्सीजन जो है बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के आधार पर दर्शाई जाती है कि जो जीव जंतु हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही श्वसन क्रिया में क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसीलिए हमें पता है जल में ऑक्सीजन जैसी गैसें तो घुलती हैं। अब ये गैसें घुलती किस आधार पर है और कब अधिक मात्रा में घुलेंगी, कब कम मात्रा में घुलेंगी, ताप के आधार पर इनकी जानकारी दी जाती है। और ये ताप के आधार पर द्रव विलायकों में गैसों की विलेयता जो है वो किसने बताई थी? लासटेलिय ने बताई थी। किस वैज्ञानिक ने बताई थी? लासटेलिय ने। इसके आधार पर कैसे पढ़ा जाता है कि भाई लासटेलिय ने ये बताया था कि जब भी किसी द्रव विलायक में हम गैस घोलते हैं, जब भी किसी द्रव विलायक में हम किनको घोलते हैं? गैसों को घोलते हैं, तो गैसों को घोलने पर वो विलायक की या तो ऊष्मा बढ़ेगी या ऊष्मा घटेगी। हम कहते हैं ना कि हम कभी भी जो विलायक हम उनको घोलते हैं तो ताप में अंतर आ जाता है, नहीं तो वो आदर्श विलयन बन जाता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन कभी बनता नहीं क्योंकि काल्पनिक विलयन है आदर्श, तो इसलिए हमेशा जब विलयन बनता है तो विलायक का ताप में या तो कमी आ जाती है या अधिक हो जाता है। अब देखिए, दो प्रकार हम पढ़े थे हमने 10वीं क्लास में भी कि भाई यदि विलायक में विलय मिलाने पर यदि विलायक में विलय मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित मतलब ऊष्मा को ग्रहण कर ले, मतलब विलयन का ताप बढ़ जाए, जो विलयन बनने वाला विलयन है उसका ताप अधिक हो जाए कि भाई जो हमारा विलायक का ताप था वो हमने परम शून्य माना और परम शून्य से अधिक हो जाए, डेल एच मतलब विलयन बनने पर जो ऊष्मा है उसका मान यदि बढ़ जाता है, डेल एच का मान यदि बढ़ जाता है, कंडीशन इसका आधार की हो जाती है, डेल एच का मान अधिक और परम शून्य विलायक का जो ताप है वो कम रह जाए, तो उस कंडीशन में मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। और ऊष्मा अवशोषित इस प्रकार में होता है, मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित हो तो वह प्रक्रम
ऊष्मा शोषी प्रकार का कहलाता है। वह प्रक्रम क्या कहलाता है? ऊष्मा शोषी प्रकार। ध्यान रखना क्या होगा, तो वह प्रक्रम ऊष्मा शोषी प्रकार का होगा जहां कंडीशन केवल जो विलायक का परम शून्य ताप था उसका मान यदि विलय के अणु मिलाने पर ऊष्मा बढ़ती है, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित कर लेगा विलायक, तो जो विलयन बनेगा उसमें ऊष्मा का मान बढ़ जाएगा। अब ऊष्मा का मान बढ़ते ही डेल एच का मान बढ़ जाता है, इसलिए जो परम शून्य ताप से अधिक हो जाता है विलयन का ताप। ये डेल एच क्या है? विलयन का ताप है। यहाँ लिख सकते हैं शून्य विलायक का परम शून्य ताप, क्योंकि यहाँ से गणना करते हैं इसलिए परम शून्य ताप लिया है। डेल एच क्या है? डेल एच है विलयन का ताप, विलयन का ताप। अब भाई जब ऊष्मा ग्रहण करेंगे तो विलयन का ताप तो बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने डेल एच कैपिटल परम शून्य ताप से कर दिया। ठीक है, तो कंडीशन पहली ये हो गई। अब ध्यान रखना कि इस लासतेलिए ने इस आधार पर एक नियम किया था, यदि विलायक में विलय के कण मिलाने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो वह प्रक्रम तो कौन सा कहला जाएगा? ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। कंडीशन ये वाली हो जाएगी। अब जब इस कंडीशन के आधार पर जो बनने वाला विलयन है उसका हम ताप बढ़ा देंगे, तो ताप बढ़ाने पर वो क्या करेगा? ऊष्मा को अवशोषित करता रहेगा, क्योंकि ऊष्मा अवशोषित करने का उसका प्रक्रम है। ऊष्मा को अवशोषित करेगा तो जो विघटन दर है, विनिमय दर है, गैसों की विनिमय दर है वो थोड़ी बढ़ेगी, इसलिए विलयनता भी बढ़ जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए लासतेलिए नियम अनुसार यदि ऊष्मा शोषी विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो विलयन का ताप बढ़ाया जाए तो ऊष्मा शोषी विलयन का यदि ताप बढ़ा दिया जाएगा तो गैसों की विनिमय दर बढ़ जाने के कारण द्रवों में गैसों की विलय का बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, जैसे जल में NH4Cl, HCl, NaNO3 आदि का विलयन। ठीक है, आदि गैसों के विलयन जो मिलाते हैं हम, उस आधार पर जो बनने वाला विलयन है, इन गैसों से बनने वाला जो विलयन है वो कैसा बन जाएगा? कैसा बनेगा भाई? ऊष्मा अवशोषित करने वाला, ऊष्मा शोषी प्रकार का बनेगा। ऊष्मा शोषी प्रकार का बनने के कारण जब ऊष्मा शोषी प्रकार का विलयन बनेगा तो वह प्रक्रम ऊष्मा शोषी हो जाएगा, और ऊष्मा शोषी प्रक्रम में जो विलयन की ऊष्मा है वो बढ़ने लगती है। ऐसे में यदि हम विलयन का ताप बढ़ा देंगे, यदि हम विलयन का क्या बढ़ा देंगे? ताप बढ़ा देंगे,
तो गैसों की विनिमय दर भी बढ़ जाती है, और गैसों की विनिमय दर बढ़ने के कारण द्रवों में गैसों की विलेयता क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। ये पहली कंडीशन ला सकते हैं लेकिन अनुसार था। दूसरा कंडीशन क्या हो जाती है कि एक प्रक्रम ऐसा बनता है कि हम किसी विलायक में, किसी द्रव विलायक में यदि हम इस प्रकार की गैसें मिला दें कि वो आयनित ना होती हो, आयनित नहीं हो, ऐसी गैसें यदि हम मिला दें कि आयनित नहीं हो और आयनित नहीं होंगी, तो वो ऊष्मा को क्या करेंगी, विक्षेपित करेंगी, निष्कासित करेंगी, जिससे विलयन क्या हो जाएगा, थोड़ा ठंडा हो जाएगा, बनने वाला विलयन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मतलब डेल एक्स का मान परम शून्य से भी कम रह जाएगा। परम शून्य से भी कम रह जाने के कारण जब हम ऐसे विलयनों का ताप बढ़ाते हैं तो वो जो है उनकी अणु विघटन दर, यहाँ विनिमय दर बढ़ी है, वहाँ अणु विघटन दर, अणु विघटन हो जाएंगे। यदि अणु विघटित हो जाएंगे तो द्रव विलायकों में से निकलकर गैस के अणु बाहर निकल जाते हैं और उन द्रवों में गैसों की विलेयता का मान घट जाता है। कंडीशन समझ में आई हो तो पहले इसको उतारिए, सेकंड कंडीशन बताते हैं अपन। देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है, देखिए कि भाई ऐसा हो जाए कि हम किसी विलायक में, कि भाई यदि विलायक में ऐसे गैसीय विलेय मिलाए जाएं कि विलयन बनने पर ऊष्मा निष्कासित हो, ऊष्मा निष्कासित हो, तो वह प्रक्रम कैसा कहलाएगा, ऊष्मा क्षेपी। तो वह प्रक्रम ऊष्मा क्षेपी होगा। अब भाई ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होगा तो जब भाई जो विलयन है वो बना है, उस समय उसने यदि ऊष्मा को त्याग दिया, निकाल दिया, तो जो विलायक का परम शून्य ताप था वो अधिक रह जाएगा और विलयन का जो ताप है वो घट जाएगा। कंडीशन ये हो जाएगी कि भाई जो विलयन का ताप है, डेल एच का मान है, वो कम रह जाएगा क्योंकि विलयन बनने पर ऊष्मा तो निकल गई, ऊष्मा निकल गई तो विलयन का ताप क्या रह गया, कम रह गया। किससे कम रह गया, जो विलायक का परम शून्य ताप था। विलायक के परम शून्य ताप से यदि कंडीशन ऐसी रह जाती है कि डेल एच का मान कम और परम शून्य ताप का मान अधिक हो जाए, तो लासतेलिये के नियम अनुसार इसलिए लासतेलिये नियम अनुसार, लासतेलिये के नियम अनुसार जो नियम अनुसार ऊष्मा क्षेपी प्रक्रमों, मतलब विलयनों, ऊष्मा क्षेपी प्रक्रमों का ताप बढ़ाने पर गैसों की विघटन दर बढ़ती है। इसलिए द्रव विलायकों में गैसों की विलेयता घट जाती है।
कि भाई जब हम विघटन दर इसकी बढ़ जाएगी तो विघटित होके जो आयन है वो बाहर निकल जाएंगे, तो वहां पे जो विलायक है उसमें गैसों की मात्रा कम पड़ जाएगी, मतलब विलेयता घट जाएगी। इसीलिए लास्ट में लिखा था कि यदि ऊष्माक्षेपी प्रकरण है तो उसका ताप बढ़ाने पर, यहाँ ताप बढ़ाने पर क्या हो जाता है, गैसों की विलेयता द्रव में घट जाती है। एग्जाम्पल, जैसे जल में O2, N2, CO2 आदि गैसों का मिलना, ये गैसें जो हैं वो यदि इसमें मिलेंगी तो क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी प्रकरण बनेगा। और ऊष्माक्षेपी प्रकरण बनने पर क्या हो जाता है कि जब हम इसे ताप देने पर जल के विलयन को ताप देंगे तो ये गैसें अनिल रूप से विघटित होकर क्या हो जाएंगी, जल से बाहर हो जाएंगी, मतलब इनकी मात्रा जो है घट जाएगी, इसकी विलेयता भी घट जाती है। ये लास्ट के लिए का नियम था। इसी आधार पर जो राउल्ट था उसने भी एक नियम दिया था, और राउल्ट ने क्या नियम दिया था उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। ये तो लासटेलिया का नियम था, यहाँ से आगे हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे हैं। तो राउल्ट का नियम, विलयनों के लिए राउल्ट का नियम क्या था, तो बता दीजिए। पहला विलयनों की विलेयता के लिए लासटेलिया का नियम था। अब यहां से आगे क्या चलाएंगे, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, हाँ जी, राउल्ट का नियम क्या कहता है, समान समान को घोलता है। हिंट क्या रखना है, समान समान को घोलता है। हाँ जी, अब आप ध्यान रखना, राउल्ट ने विलयन जो है वो गैस विलयन जो बने थे उस आधार पर, जो द्रव्य विलायकों में गैसीय विलयन बनेंगे उस आधार पर इसने एक नियम के आधार पर विलयनों को दो भागों में बांट दिया। कि जैसे उसने बांटा था ना ऊष्माक्षेपी प्रक्रम से और ऊष्मा शोषी प्रक्रम से, तो उन प्रक्रमों के आधार पर जैसे उन्होंने बांटा था, इसी तरीके से इसने भी, राउल्ट ने भी बांटा था कि आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। काफी बार आए हुए क्वेश्चन है इसके कि आदर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन क्या है, या आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए, तो ऐसा आता है और वो भी अपन बताएंगे। उससे पहले हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए जो राउल्ट का नियम है वो बता देते हैं। इसके लिए हिंट आप याद रखना कि समान समान को बोलता है, मतलब प्रकृति जो है वो समान समान होनी चाहिए, कि विलायक की प्रकृति समान है और विलेय की प्रकृति समान है, तो वो मात्रा अधिक होगी विलयन की और उसकी विलेयता भी अधिक होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कहा था इसने, राउल्ट के अनुसार वैसे ये राउल्ट आरबीएससी की बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, वैसे एसटी की बुक में राउले लिखा है, इसको राउले, तो ये भी ध्यान रखना। दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ, राउल्ट आरबीएससी की बुक में है और एसटी की बुक यदि आप कर रहे हो प्रिफर तो फिर उसमें आपके राउले लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना, राउल्ट एक ही है। हाँ जी, राउल्ट के नियम अनुसार यदि विलायक की प्रकृति यदि विलायक की प्रकृति ध्रुवीय हो, जैसे जल की प्रकृति ध्रुवीय होती है क्योंकि इसमें H+ और OH- दो डाइपोल बन जाते हैं, दो ध्रुव बन जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ध्रुवीय विलायक कहते हैं। यदि विलायक की प्रकृति ध्रुवीय हो तो इसमें ध्रुवीय
गैस विलय, ध्रुवीय गैसीय विलय अधिक मात्रा में घुलनशील होंगे, अधिक मात्रा में घुलनशील होंगे। क्यों होंगे? इसका अर्थ ये है क्योंकि कोई यहां से पूछ ले भाई क्यों अधिक घुलेंगे, तो उसका अर्थ है क्योंकि जो ध्रुवीय विलायक है, क्योंकि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय अधिक आयनित होते हैं, अधिक आयनिक या आयनित होकर समांगी यौगिक बनाती है, समांगी यौगिक बनाती है कि भाई ये तुरंत ही घुलकर समांगी यौगिक में बदल जाती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा और मैं कह रहा हूं कि भाई आपने जल में H2O में आप यदि HCl, जल में HCl NH3 NH4Cl KNO3 SO2 आदि गैस यदि घोलते हो, ये यदि गैसें आप घोलते हो तो ध्यान रखना कि ये सीधे आयनिक होती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपके 10वीं में आता है कि भाई जैसे H2O है उसमें NH3 की अभिक्रिया करवाई जाए तो कैसे होती है कि ये यहाँ से इसको ग्रहण करता है और NH4 प्लस प्लस OH माइनस, जो ये दोनों आयन आयनित हो गए। अब आयनित हो गए तो तेजी से आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेते हैं NH4OH। इसे कहते हैं द्रवीय अमोनिया, द्रवीय अमोनिया। ठीक है, ये यहाँ पे अमोनिया गैस थी, अमोनिया गैस वो जल में घुलकर क्या बन गई? द्रवीय अमोनिया बन गई। क्योंकि जब अमोनिया गैस जल में घुलती है तो इसको ध्रुवीय करके इसका आयन बना देती है और खुद H प्लस को ग्रहण करके NH4 प्लस में बदल जाती है, वहां से बचता है OH माइनस आयन। ये दोनों आयन आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं? द्रवीय अमोनिया बना लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि राउल्ट के नियम अनुसार यदि विलायक की प्रकृति ध्रुवीय है और गैस की प्रकृति भी ध्रुवीय हो तो ये आसानी से अधिक मात्रा में घुलनशील होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय विलेय के अणु क्या हो जाते हैं? आयनित होकर समांगी यौगिक बना लेते हैं, जो मैंने आपको रिएक्शन के आधार पर बता दिया है। ठीक है, आगे यदि अध्रुवीय हो कि भाई ध्रुवीय विलायक में अध्रुवीय गैस है तो वो क्यों नहीं घुलती है, तो उसके लिए रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये उतार्य हो तो आगे देखिए क्या होता है कि भाई राउल्ट के अनुसार यदि विलायक की प्रकृति ध्रुवीय है, ध्रुवीय मतलब वही जल ध्रुवीय हो जैसे जल के अणु। ठीक है, यदि विलायक की प्रकृति ध्रुवीय हो एवं इसमें या ध्रुवीय हो इसमें अध्रुवीय गैसीय विलेय। अध्रुवीय कौन होगी? आणविक गैसें। आणविक गैसें कौन सी? देखो आणविक
गैसें। आणविक गैसें कौन सी होती हैं? O2 जो अणु बनाती है, N2, H2 आदि जो गैसें हैं, F2, Cl2, ये गैसें जो है ना वो आणविक गैसें हैं और ये अध्रुवीय प्रकृति की होती हैं। अध्रुवीय गैसें विलय मिलाए जाएं या मिलाने पर, विलय करने पर, मिलाने पर कम घुलनशील होती हैं, कम घुलनशील होती हैं। ठीक है, कम घुलनशील होती है क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक में आयनित नहीं होती, क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक में आयनित नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे जल में O2, Cl2, H2, N2, F2 आदि, ये गैसें जो है ना वो आसानी से नहीं घुलती क्योंकि ये जल में कोई बॉन्ड नहीं बना पाती हैं, केवल आणविक रूप में घुली हुई रहती है। इसलिए जब जल गर्म हो जाता है, अधिक ताप हो जाता है जल का, तो उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो अपने आप घट जाती है, VOD की मात्रा है वो घट जाती है। ठीक है, तो ये कंडीशन है, तो ध्यान देना इस पर। राउल्ट के नियम अनुसार ये बताया गया था। अब इस राउल्ट के नियम अनुसार ही जो ये बनने वाले विलयन है उनका ताप के आधार पर इसने बताया था कि जो ताप है वो यदि बढ़े ना, समान रहे, जैसा कि होता नहीं है, तो उसके आधार पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन इसने कहा था, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।